हाय दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी लोगों का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कारण था कि भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, क्या तात्कालिक कारण था और क्या दीर्घकालिक कारण था। दोनों चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़, अरबों के आक्रमण के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और दूसरा चीज हम लोग दिल्ली सल्तनत को उससे लिंक करेंगे। लिंक करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत से उसको जोड़ेंगे। दिल्ली सल्तनत कब से शुरू हुआ था? तो 1206 से। तो 1206 से हम लोग जोड़ेंगे किसको? अरब को। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? अरब। अरब कहने का मतलब है भारत पे अरबों के आक्रमण। भारत पे अरबों के आक्रमण। तो भारत पर जो पहला अरबों का आक्रमण हुआ ना, पहला भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 632 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 632 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो एक खलीफा थे, खलीफा जिनका नाम था उमर। अरबों का पहला आक्रमण 632 ईस्वी में खलीफा उमर के नेतृत्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो बंबई के थाने पर। बंबई के थाने पर। थाने, भारत थाने के लिए। और हम लोग एक तरह से याद करते हैं कि पहली बार जब ट्रेन चलाया लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में, तो मुंबई से थाने तक चला था। तो वही थाने है जहाँ पे अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के नेतृत्व में 632 ईस्वी में हुआ। लेकिन ये क्या हुआ कि ये असफल आक्रमण था। क्या था? असफल आक्रमण था। असफल आक्रमण था। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये सिर्फ आक्रमण करने के लिए ही अरब आए थे। इससे पहले भी अरब आते थे, मालाबार तट पे आते थे, वहां से चले जाते थे। लेकिन वहां पे सिर्फ व्यापार के लिए आते थे भारत में। और यहाँ पे ये स्थिति थी कि यहाँ पे व्यापार के साथ साथ राजनीति सत्ता स्थापित करने के लिए अरब आए थे। दूसरी चीज, यहाँ पे पहला आक्रमण हम लोगों ने देखा कब हुआ? 632 ईस्वी में खलीफा उमर के नेतृत्व में हुआ। दूसरी चीज, इसके बाद जब अरबों का आक्रमण हुआ तो 3 लोगों के नेतृत्व में हुआ। 3 लोग। कौन कौन थे वो? एक थे उबैदुल्ला, उबैदुल्ला। दूसरा वर्दुल। कौन थे? वर्दुल। तीसरा कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे अरबों का आक्रमण इसलिए हुआ कि लंका से जहाजें जा रही थी। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट से जा रही थी। और सिंध में उस समय जो राजा था उसका नाम था राजा दाहिर। सिंध का राजा कौन था उस समय? सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर। दाहिर के पिता का क्या नाम था? चांच। सिंध पे उस समय दाहिर व्यक्ति राजा था। दाहिर ब्राह्मण वंश से था और उसके पिता का नाम चाच था। तो लंका से सिंधु नदी के तट से जहाजें जा रही थी और उसी समय सिंधु के देवल नामक स्थान पे, सिंध के देवल नामक स्थान पे उस जहाज को लूट लिया गया। और जब लूट लिया गया तो यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे अरब के, उस समय उनका नाम था हजाज। हजाज। क्या नाम था? हजाज। और यहाँ के जो खलीफा थे उस समय, अरबों के जो खलीफा थे, उनका नाम था वाहिद। ठीक। तो सिंध पर कौन शासन कर रहा था उस समय? तो राजा दाहिर कर रहे थे। उनके पिता का क्या नाम था? चाच नाम था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो सुंदरी। उनकी 2 पुत्री थी, एक का नाम सूर्या, दूसरे का नाम परिमल। तो वहां पे जब लंका की जहाजें लूट ली गई, अरबों की जहाजें थी, लंका से आ रही थी और सिंधु नदी के पास लूट ली गई। तो यहाँ पे जो हजाज थे वो दाहिर से हरजाना मांगा। हरजाना मांगने का कारण भी है कि हरजाना इसलिए मांगा क्योंकि भाई उस समय आपके राज्य में लूटा गया और उस समय आप राजा हैं,
तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि कौन लूटा है। आप राजा है उस राज्य के तो आपको पता होगा। तो दाहिर बोले कि मैं हरजाना क्यों दूं, मैं थोड़ी लूटा हूँ। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, दाहिर अस्वीकार कर दिया। तो हज्जाज खलीफा वाइस से स्वीकृति लेकर 3 बार भारत पर आक्रमण करवाता है। एक उबैदुल्ला के नेतृत्व में, दूसरा वर्दुल के नेतृत्व में, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। दूसरी चीज ये तो हम लोग देखे तात्कालिक कारण था कि लंका से जहाज आ रही थी उसको लूट लिया गया, ये तात्कालिक कारण। दीर्घकालिक कारण अब इस वक्त आशीर्वादी लाल एक लेखक है, राइटर है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि ये कारण नहीं है। कारण ये है कि ये तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक कारण में बताया कि अरब भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो पूछेगा कि अरबों के आक्रमण के समय आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन क्या है, तो यह कारण क्या बताए हैं वो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अरब क्या चाहते थे, भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। बात कौन कहा, तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है। दूसरी चीज, जब उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हो रहा था तो आक्रमण तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उबैदुल्ला, लेकिन करा कौन रहा था, हज्जाज। किसकी स्वीकृति थी, खलीफा वाइस से। तो यह भी असफल हो गया। क्या हुआ, असफल हो गया। वर्दुल के नेतृत्व में भी जो आक्रमण हुआ वो भी असफल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जब हुआ तो ये 17 वर्ष का बालक था। कितने वर्ष का था, 17 वर्ष का। और ये सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को परास्त किया। किसको परास्त किया, राजा दाहिर को। और सिंध पे शासन कर रहे थे कौन, राजा दाहिर। और यही एक स्थान है जिसका नाम है देवल। देवल में सबसे पहली बार जजिया कर को कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ लगाया था जजिया कर सबसे पहले, सिंध में, सिंध के देवल में। कौन लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। तो पूछेगा कि सिंध भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लेकर आया, तो मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ पे लगाया, सिंध पे। सिंध पे कहाँ, देवल में। और हम लोग देखते हैं कि जजिया को पूर्ण रूप से कौन समाप्त करता है, तो मोहम्मद सारंगीला, जो मुगल बादशाह है। तो इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हिस्ट्री बाय आकाश के नाम से, तो उसको देखिएगा वहाँ पे। दूसरी चीज, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया, राजा दाहिर को परास्त किया। राजा दाहिर की मैं अभी बताया कि 2 पुत्री थी, अभी यहाँ देख लीजिए, ये दाहिर है, इसकी पत्नी का क्या नाम है, पत्नी सुंदरी। ठीक, पुत्री कौन है, सूर्या, परिमल। कौन है, सूर्या और परिमल। और राजा दाहिर को परास्त करता है और उसकी हत्या कर देता है। सूर्या और परिमल अपने पिता की मृत्यु को देखी रहती हैं, इसलिए ये दोनों मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेना चाहती हैं। और मोहम्मद बिन कासिम सोचता है कि इन दोनों को उपहार स्वरूप किसको भेजेंगे, हज्जाज को, क्योंकि हज्जाज के नेतृत्व में किया था ये आक्रमण। तो सोचा कि गिफ्ट स्वरूप या उपहार स्वरूप इन दोनों को किसके पास भेजें, हज्जाज के पास। और ऐसा करता भी है, किसके पास भेजता है इन दोनों को, हज्जाज के पास। तो उस समय क्या होता है कि महिलाओं का शोषण होता है। उस स्थिति में प्राचीन काल में भी महिलाओं का शोषण हुआ है, लेकिन मध्यकालीन में सबसे ज्यादा हुआ है। तो सूर्य और परिमल को कहाँ भेजता है, हज्जाज के पास भेजता है। तो हज्जाज जब इन दोनों के पास जाता है, सूर्य और परिमल के पास, तो इन दोनों में ये दोनों पहले ही से गुट बना लेती हैं, सब सूत्र बना लेती हैं सब, और गुट बना लेती हैं और कहते हैं सब हज्जाज से कि आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग का कौमार्य पहले ही लूट चुका है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कौमार्य कहने का मतलब है कि मैं कह सकता हूँ कि उन सबों का चरित्र खराब कर चुका है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि यूज कर चुका है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पे यूज शब्द अच्छा नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे, कौमार्य लूट चुका है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये बात हज्जाज को जब पता चलती है तो हज्जाज को बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा आता है। और ये कहता है कि मेरे नेतृत्व में, मेरे कहने पे ये भारत पर आक्रमण किया और विजय भी हुआ, और क्या किया कि यूज किया हुआ सामान मुझे दे रहा है। क्या कहा कि यूज किया हुआ सामान मुझे दे रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को बुलवाता है और इसकी हत्या कर देता है या करवा देता है। कौन, हज्जाज। इन दोनों ने तो बदला ले लिया ना, सूर्य और परिमल। जब ये बात पता चलती है हज्जाज को कि ये बात गलत थी, तो सूर्य और परिमल को ये मरवा देता है। कौन, हज्जाज। सूर्य और परिमल की हत्या कौन करवाता है, हज्जाज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया, विजय हुआ, सिंध के देवल नामक स्थान पे क्या किया,
जजिया कर लगाया, और क्या बोलते हैं फिर इसकी हत्या कर दिया कौन? हज्जाज। सूर्या और परिमल की हत्या कौन कर दिया? हज्जाज। कारण भी जाने आप, समझे भी। अब दूसरा चीज, अरबों के बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में इसके बाद अरब आए, लेकिन उन सबों का नाम प्रचलित नहीं हुआ। ठीक। दूसरी चीज, जब इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम लोग देखते हैं गजनी। गजनी एक राज्य प्रांत है। गजनी का जो संस्थापक है उसका नाम है अल्पतगीन। क्या नाम है? अल्पतगीन। ठीक। तो गजनी का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद जो शासक बना यहाँ का, उसका नाम था गुलाम पीराई। क्या नाम था? गुलाम पीराई। गुलाम पीराई के बाद जो राजा बना, गुलाम पीराई के बाद जो राजा बना उसका नाम था सुबकुतगिन। सुबकुतगिन। क्या नाम था? सुबकुतगिन। सुबकुतगिन के बाद जो राजा बना उसका नाम था इस्माइल। इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। इस्माइल के बाद जो राजा बना ना उसका नाम था गजनी, महमूद गजनवी, या गजनी कर लीजिए, महमूद गजनवी। अल्पतगीन भारत नहीं आए इसलिए इनका उल्लेख नहीं है। गुलाम पीराई भारत नहीं आए इसलिए इनका भी उल्लेख नहीं है। सुबकुतगिन भारत नहीं आया इसलिए इसका उल्लेख नहीं है। इस्माइल नहीं आया इसलिए उसका उल्लेख नहीं है। महमूद गजनवी भारत आया और 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। ये जानकारी हम लोग को कौन देता है? तो इलियट महोदय देते हैं। इस्माइल जो था ना महमूद गजनवी का भाई था और सुबकुतगिन इन दोनों के पिता थे। इस्माइल की हत्या करके महमूद गजनवी क्या किया था? गद्दी प्राप्त किया था या राजा बना था। अब इसको मिटाते हैं। किसके बारे में हम लोग देख रहे थे? तो महमूद गजनवी। ठीक। महमूद गजनवी भारत में 1000 ईस्वी में आक्रमण करता और जीतता भी है। दूसरी चीज, महमूद गजनवी जब राजा बनता है तो सबसे पहले ये आक्रमण ख्वारिज्म पर करता है। ख्वारिज्म कहाँ करता है? ख्वारिज्म के किस स्थान पे? तो खीमा। यहाँ से इसको पता चलता है कि हमको बहुत ज्यादा धन प्राप्त होगा, लेकिन वो स्थिति आती नहीं है कि इसको धन मिलता है। धन तो नहीं, ऐसा नहीं है कि धन नहीं मिलता है, धन मिलता है, लेकिन जितना इसको आशा रहता है कि इतना मुझे धन मिलेगा उतना नहीं मिलता है। तो ख्वारिज्म से जब आक्रमण किया तो इसको धन की प्राप्ति उतना नहीं हुई। तो यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान रहते थे। कहाँ पे? ख्वारिज्म से। तो ख्वारिज्म से एक विद्वान को लेकर आया अपने दरबार में, जिनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी को लेकर आया। तो पूछता है ख्वारिज्म पर आक्रमण किया जब महमूद गजनवी, तो वहां से किसको लेकर आया? अलबरूनी। पूछेगा भारत में अलबरूनी किसके साथ आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ आए थे। भारत में महमूद गजनवी के साथ आए थे। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आए। अलबरूनी की एक पुस्तक है जिनका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। ठीक। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की। अलबरूनी भारत आए, बहुत विद्वान थे, और भारत में कहाँ रहते थे? तो बनारस में। बनारस के कहाँ पे रहते थे? तो बनारस में क्या करते थे? तो संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किए। तो पूछेगा अलबरूनी शिक्षा भारत में किस स्थान पे संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किए? तो बनारस में। महमूद गजनवी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ये जानकारी कौन देता है? तो इलियट। कौन देता है? तो इलियट। दूसरी चीज, पहली बार आक्रमण कब करता है? तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण। ठीक। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब करता है?
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब करता है? तो 1025 ईस्वी में। कब करता है? तो 1025 ईस्वी में। यहीं पर सोमनाथ मंदिर को पहली बार लूटा जाता है। और दूसरी बार हम लोग देखेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे और उसका अभियान पढ़ेंगे, कौन सा? तो गुजरात अभियान, और 1298 ईस्वी में ये अभियान हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूसरी बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। तो पहली बार कब लूटा गया? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर पे सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। तो पूछेगा कि महमूद गजनवी को किस आक्रमण पे सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति हुई? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुई। महमूद गजनवी गंगा घाटी में कब प्रवेश किया? गंगा घाटी तो 1017-18 में। महमूद गजनवी झांसी पर कब आक्रमण किया? झांसी पर तो 1016। ठीक, कोई दिक्कत? महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अल-बरूनी। इसके पुस्तक का क्या नाम था? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के बारे में बात बताया जाता है। और फिरदौसी, इसके दरबार में भी फिरदौसी नामक व्यक्ति रहते थे। फिरदौसी कौन रहता था? फिरदौसी रहते थे। क्या हुआ था फिरदौसी से महमूद गजनवी बोला था कि आप 1 लाख कविता लिखिए, और मैं जब आप 1 लाख कविता लिख लेंगे तो मैं आपको 60,000 स्वर्ण सिक्का दूंगा। स्वर्ण सिक्का कहने का मतलब है कि सोने का सिक्का दूंगा। फिरदौसी ने 1 लाख कविता लिखा, और जब लिख कर उनके पास पहुंचाएगा, किसके पास? महमूद गजनवी के पास। तो महमूद गजनवी स्वर्ण सिक्का के बदले 60,000 चांदी का सिक्का दिया। कौन सा सिक्का दिया? चांदी का। जब चांदी का सिक्का फिरदौसी के पास पहुंचाया तो फिरदौस उससे लेने से मना कर दिया। और जब मना किया ना तो उसी समय एक स्टेटमेंट देते हैं, क्या कहते हैं महमूद गजनवी? क्योंकि महमूद गजनवी एक लालची शासक है। तो पूछेगा कि महमूद गजनवी को लालची शासक या धन का भूखा शासक कौन कहा है? तो फिरदौसी। दूसरी चीज, विश्व का खान किस शासक को कहा जाता है? विश्व का खान महमूद गजनवी को कहा जाता है। विश्व का खान, विश्व का जौना किसे कहा जाता है? तो हम जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व का जौना कहा जाता है, और राजमुंदरी अभिलेख से पता चलता है। दूसरी चीज उसको बाद में देखेंगे। तो विश्व का खान किसे कहते हैं? तो महमूद गजनवी को। तो महमूद गजनवी समझ में आया होगा। कहाँ का था ये? तो गजनी का था, पता ही है आपको, गजनी का था। एक ऐसी घटना घटती है कि जब गजनी ना, महमूद गजनवी के बाद ऐसा नहीं है कि फिर महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? पहली बात तो ये मृत्यु 1027 ईस्वी में हुआ था। 1027 ईस्वी के बाद ऐसा नहीं है कि गजनी में कोई राजा नहीं बना। राजा बना लेकिन वो भारत नहीं आया, इसलिए उसका उल्लेख नहीं है। दूसरी चीज, जब गजनी राज्य था तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम था तुर्की या टर्की या तुर्क। ठीक, तो क्या हुआ करता था? तो गजनी का एक छोटा पार्ट हुआ करता था, कौन? तुर्की या तुर्क। जैसे जैसे इसकी वर्चस्वता बढ़ती गई, किसकी? तुर्क की, तो तुर्क राज्य हुआ और गजनी उसका प्रांत हुआ। तुर्क राज्य हुआ और गजनी उसका प्रांत हुआ। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तुर्क देखेंगे। आइए तुर्क देखें हम लोग। क्या देखेंगे? तुर्की। तुर्कों का जो पहला आक्रमण हुआ उसका नाम था महमूद गौरी। मोहम्मद गौरी, महमूद नहीं, मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1175 ईस्वी में। कहाँ किया? गुजरात पे। गुजरात का उस समय शासन कौन था? शासक, तो उसका नाम था भीम द्वितीय, और इसकी माँ का नाम था नायिका देवी। नायिका देवी माँ। तुर्कों का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में गुजरात में भीम द्वितीय शासक राजा था, और नायिका देवी उसकी माँ थी। यहाँ पे गौरी की पहली बार हार हुई।
क्या हुआ, पहली बार हार गया। ठीक, इसके बाद मोहम्मद गौरी हार के बाद हम लोग देखते हैं कि इसी स्थिति में फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी दूसरी बार भारत पर आक्रमण करता है, और जब दूसरी बार भारत पर आक्रमण करता है तो उस सन रहता है 1191। क्या रहता है, 1191। कहाँ इस युद्ध को, जिस युद्ध 1191 में जो आक्रमण किया उस युद्ध को कहते हैं हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध क्या था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन कौन था, तो एक चीज तो हम लोग देखेंगे कि गौरी रहेगा ही, और गौरी के जो एंटी थे, जो विरोधी थे, जो भारत पे उस समय शासन कर रहे थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। दूसरी चीज, इसी स्थिति में 1192 ईस्वी का समय आता है, फिर युद्ध होता है, तो इस युद्ध को हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, तराइन का सेकेंड युद्ध। ठीक, इसमें कौन था, तो एक तरफ गौरी, दूसरी तरफ पियारसी तृतीय थे। पियारसी तृतीय कहने का मतलब है कि यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक, पृथ्वीराज चौहान ही थे। इस युद्ध में गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस युद्ध में गौरी की जो सहायता कर रहा था वो भारत का ही राजा था जिसका नाम था जयचंद। कौन था, जयचंद। जयचंद था। जयचंद सहायता गौरी का कर रहा था, सहायक था। सहायता किया क्यों, पहली बात तो ये कि सहायता किया क्यों, तो पियारसी तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान एक लड़की से लव करता था जिसका नाम था संयोगिता। किससे प्यार करता था, संयोगिता। संयोगिता जो पुत्री थी वो किसकी थी, जयचंद की। तो पिता कौन हुआ, जयचंद। और पहले से ही इन दोनों के बीच एंटी या विरोधी वाली भावना रहती है। ये इसको देखना पसंद नहीं करता और ये इसको देखना पसंद नहीं करता है। तो संयोगिता से कौन प्यार करता था, पृथ्वीराज चौहान। गजब का लव था, एकदम शानदार लव होता था, संयोगिता से करता था। संयोगिता किसकी पुत्री थी, जयचंद की। जब जयचंद को ये बात पता चला कि पृथ्वीराज चौहान मेरी पुत्री से लव कर रहा है और मेरी पुत्री भी लव कर रही है, तो अपनी पुत्री की शादी करने के लिए व्यवस्था करता है। कौन, संयोगिता। तो यहाँ पे ये घर है, एक तरह सपोज करिए ये घर है किसका, जयचंद का। यहाँ पे जयचंद का चेयर लगा हुआ है, मतलब सिंहासन है, और इधर सब राजा बैठे हुए हैं, इधर भी राजा बैठे हुए हैं, और इधर से आती है कौन, संयोगिता। संयोगिता जब आती है ना तो सभी संयोगिता के हाथ में माला रहता है, और जिस राजा को इसमें से पसंद करे उससे संयोगिता शादी करेगी, जिसको भी पसंद करे उससे संयोगिता शादी करेगी। ये जयचंद ऐसा किए। जब संयोगिता आती है तो इसमें कोई भी राजा, मतलब पृथ्वीराज चौहान रहता ही नहीं है, तो इसको भाई लव कर रहा है, लव कर रही है तो किससे शादी करेगी, पृथ्वीराज चौहान से करेगी। और यहाँ पे प्रवेश द्वार होता है किसका, इनके घर में। किसके घर में, तो जयचंद के घर में एंट्री करने के लिए प्रवेश द्वार होता है यहाँ पे। और यहाँ पे दरबारी के रूप में एक व्यक्ति का फिगर बनाया रहता है, फिगर यानी मूर्ति बनाया रहता है। किस लिए, कि स्वागत करने के लिए, कि वो व्यक्ति मेरे घर का दरबारी के रूप में, क्या है, दरबार में। तो कौन उस व्यक्ति था, तो यही पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति बनाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मूर्ति बनाया था। यहाँ से जब संयोगिता इस व्यक्ति यानी इस मूर्ति को देखती है तो यहाँ से माला इसको आकर पहनाती है, मूर्ति को पहनाती है। और इसी स्थिति में इधर से, और जब यहाँ से माला पहना कर जब यहाँ पहुँचती है ना, तो इधर से पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े से इसमें प्रवेश करते हैं, और ये दीवार लगती है चारों तरफ। इस दीवार से अपने घोड़े को दीवार पे दौड़ाते हैं और संयोगिता को यहाँ से उठाकर यहाँ से लेकर निकल के भाग जाते हैं, मतलब संयोगिता को लेकर भाग जाते हैं। तो समझ में आया। वही बात गौरी इसको जोश के साथ, उत्साह के साथ बोलता है कि अरे आपके सामने से कैसे आपकी बेटिया को लेकर भाग गया। कौन, गौरी बोलता है, जोश में बोलता है। और भारतीय वैसे ही जोश पा जाते हैं तो कुछ भी कर देंगे। तो जयचंद कहता हाँ यार मेरे सामने से कैसे लेकर भाग गया, चलो उससे बदला लिया जाएगा। और गौरी की सहायता करता है, गौरी की सहायता करता है, और गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान
हारता और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर जाते हैं सब तुर्क और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसी स्थिति में तो यहीं पे जयचंद को द्वितीय देशद्रोही कहा गया है। कौन सा देशद्रोही? द्वितीय देशद्रोही। जब हम लोग सिकंदर का भारत पर आक्रमण देखेंगे जो घनानंद के समय हुआ था, जो नंद वंश का अंतिम सुल्तान था घनानंद, जो भारत पर शासन कर रहा था, चाणक्य उसके गुरु थे, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं हम लोग। तो वहाँ पे जब सिकंदर आक्रमण किया तो झेलम वाले क्षेत्र में खैबर दर्रे से प्रवेश कर रहा था, तो झेलम वाले क्षेत्र से आ रहा था, तो उसी समय राजा अम्बी वहाँ के शासन थे, राजा थे। तो राजा अम्बी उससे मिल गए, किससे? सिकंदर से, और वहीं पे उनको प्रथम देशद्रोही कहा गया। तो राजा अम्बी प्रथम देशद्रोही, जयचंद द्वितीय देशद्रोही। तो यहाँ पे समझ में आया। दूसरी चीज अब देखिए, फिर इस युद्ध के बाद एक और युद्ध होता है जिसे हम लोग चंदावर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? चंदावर का युद्ध। कब हुआ? 1194 में। कौन कौन था? तो एक तरफ जयचंद थे और दूसरी तरफ गौरी था। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई, गौरी की विजय हुई। तो 3 युद्ध हम लोगों ने देखा। इसके बाद जब यहाँ पे हो गया तो भारत पे कौन शासन कर रहा है? मुस्लिम कर रहा है। मुस्लिम में तुर्क कर रहा है, और नाम क्या है उस व्यक्ति का? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बहुत गुलाम थे। मोहम्मद गौरी वो स्टेटमेंट देता है कि किसी भी राजा के 1-2 पुत्र होंगे या 3-4 पुत्र होंगे, लेकिन मेरे 1000 पुत्र, यानी मेरे 1000 गुलाम। गुलाम बहुत रखता था वो, पुत्र एक भी नहीं थे उसके। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। किसकी? गौरी की। और यहाँ पे 4 तो उसके प्रमुख रहते हैं, लेकिन 3 हावी होती हैं। कौन कौन रहते हैं? 3। 1206 ईस्वी में मृत्यु होता है, और 4 इसके प्रमुख गुलाम होते हैं। 4। पहला ऐबक। ऐबक कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। दूसरा कुबाचा, तीसरा यालदोज, और एक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक। ऐबक कहाँ से शासन किया? दिल्ली से, लेकिन राजधानी दिल्ली नहीं बनाया था, लाहौर। कुबाचा को सिंध मिला। यालदोज को गजनी मिला, जहाँ पे ये था। और बख्तियार खिलजी वही व्यक्ति है जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी। जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो कुमारगुप्त। और नष्ट कौन किया? बख्तियार खिलजी, ठीक। बख्तियार खिलजी की हत्या वीर सिंह बुंदेला कर देते हैं। तो इसको तो ऐसी स्थिति आ गई कि बस 3 ही बचे ना प्रमुख। बिहार पर प्रथम मुस्लिम राजा कौन था जो शासन किया? तो बख्तियार खिलजी था। क्यों नष्ट किया नालंदा विश्वविद्यालय को? तो बिहार में जब था तो इसकी तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ा, और उस समय जो भी इसके वैद्य थे या चिकित्सक थे, या हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर, वर्तमान शब्द में डॉक्टर कह रहे हैं, उस समय वैद्य कहा जाता था, तो वैद्य थे, तो इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। और ठीक इसलिए नहीं कर पा रहे थे, इसके बाद इसने कहा था कि मैं दवा नहीं खाऊंगा और आप लोग मुझे किसी भी तरह से ठीक करिए, लेकिन मैं दवा नहीं खाऊंगा। बहुत प्रयास किए लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसी समय नालंदा के कुलपति रहते हैं, उन सबों को बुलाते हैं। कौन उनको बुलाता है? कौन? इन सबों के वैद्य बुलाते हैं। और वैद्य इसको देखते हैं, ये बहुत प्रेमी रहता है किताब का, और किताब हमेशा पढ़ता रहता है, और किताब हमेशा पढ़ता भी रहता है। दूसरी बात की जीभ से लगा के पढ़ता रहता है, होठ से ऐसे। तो जब पढ़ता रहता है ना, तो उसी समय कुलपति का इस पे नजर जाता है, और कुलपति जिस बुक को पढ़ने वाला रहता है ना, उसी पे पूरा दवा लगा देते हैं, ठीक। दवा लगाते हैं और उसको पढ़ता जाता है, वैसे लगाता जाता है, ठीक हो जाता है। तो बख्तियार खिलजी पूछता है कैसे आप ठीक कर दें मुझे, दवा भी नहीं खाया मैंने। तो बख्तियार खिलजी तो बताते हैं कि तुम दवा के लिए ऑप्शन रखे थे कि मैं दवा नहीं खाऊंगा। तो कुलपति बताते हैं कि तुम्हारे बुक में मैं लगा दिया था। उससे बहुत चिढ़ हुआ इसको, किसको? बख्तियार खिलजी को, कि क्यों नहीं है मेरे वैद्य के पास ये दिमाग आया। इसलिए उस कुलपति की हत्या किया, अपने वैद्यों की हत्या किया, और सोचा कि सिर्फ कुलपति की हत्या से ही नहीं इससे मतलब है। इसका मतलब ऐसे कुलपति बहुत होंगे। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की जो बुकें थी, जो किताबें थी, 6 महीना तक लगातार चलती रही। तो इसकी हत्या हो गई। कौन किया? वीर सिंह बुंदेला किया। 3 बचे, 3 में ऐबक, कुबाचा, यालदोज।
ये दोनों चाहते थे कि मैं तुर्क यानी यहाँ से भी शासन करूँ, गजनी से भी, दिल्ली से भी, तीनों चाहते थे। और तीनों में एंटी की भावना आई, मतलब विरोधी की भावना। तो इसने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दिया। तो थोड़ी सी स्थिति संभली, यानी थोड़ा सा विरोध या दुश्मनी कम हुआ। फिर इसने क्या किया कि अपनी पुत्री की शादी इससे कर दिया। तो इन दोनों के बीच तो हो ही गया था, इन दोनों के बीच हो गया। फिर इसने क्या किया, अपनी बहन की शादी इससे कर दिया। तो इस तरह से लग रहा है ना कि चलो ठीक है, मधुर संबंध हो गया, तो चलो ठीक है, तुम वहां से शासन करो, मैं वहां से शासन करूं, ये यहाँ से शासन करें। लेकिन अंदर अंदर ये भावना था कि मिल जाए मुझे किसी भी तरह से दोनों जगह की स्थिति। तो ऐसा होता नहीं है कि आक्रमण आक्रमण कुछ नहीं होता है, मान जाते हैं सब। फिर आक्रमण वो क्या बोलते हैं, शासन करते हैं सबसे से, दिल्ली से, गजनी से। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कौन, ऐबक क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है, ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होता है। जब इल्तुतमिश आता है तो ये दोनों और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध को हम लोग तराइन का तृतीय युद्ध कहेंगे। और 1216 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज को हम लोग देखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे तो हम लोग अरब देख रहे थे और तुर्क को क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत में लिंक करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया था, ऐबक 1206 ईस्वी में किया था। कौन किया था, ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश। गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला पहला व्यक्ति है। तो दिल्ली जो सल्तनत थी 1206 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई और उसमें 5 वंश शासन किया। पहला जो वंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो कैकुबाद। तो गुलाम वंश में जो शासन के शासक उसका नाम था, पहला तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम था, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा फिरोज था, पांचवा रजिया, छठवां हम लोग देखते हैं कि बाराम था। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, और बलबन के बाद कैकुबाद। कैकुबाद के बाद क्यूमर्स भरहू में बैठे, लेकिन अंतिम सुल्तान किसे हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, कैकुबाद को। कब से कब तक चला गुलाम वंश, 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी के बाद हम लोग देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। किसकी हत्या करके, कैकुबाद की। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना किया। फिर उसके बाद कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खां। फिर खुसरो खां दिल्ली सल्तनत के एकमात्र हिंदू है व्यक्ति है जो राजा बना। तो खिलजी वंश कब से कब तक चला, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी के बाद जो अगला शासन वंश किया जिसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर मोहम्मद तुगलक शाह द्वितीय। फिर उसके बाद हम लोग देखें अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद, जो अंतिम तुगलक वंश का भी सुल्तान था। और इसके साथ ही साथ क्या था कि अंतिम तुर्क सुल्तान था। क्या था, अंतिम तुर्क सुल्तान कौन था, नसरुद्दीन महमूद। और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश के बाद जो तुगलक वंश कब से कब तक शासन किया, तो 1320 से 1414 ईस्वी तक। दूसरी चीज, तुगलक के बाद जो दिल्ली सल्तनत पे चौथा वंश शासन किया उसका नाम था सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना कौन किया, खिज्र खां। खिज्र खां के बाद मुहम्मद शाह, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर चौथे नंबर पे अलाउद्दीन आलम शाह, अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र शासक है, हम कह सकते हैं कि सैयद वंश कब से कब तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पे, तो हम लोग देखते हैं कि 1414 से 1450 ईस्वी तक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोधी वंश शासन किया 1450 से 1526 ईस्वी तक। पहला जो शासक था लोधी वंश का, या लोधी वंश का संस्थापक कह सकते हैं, तो उसका नाम था, क्या बोलते हैं, बहलोल लोधी। फिर सिकंदर लोधी ये आगरा शहर को बसाता है 1504 ईस्वी में, और राजधानी बनाता है 1506 ईस्वी में। फिर इब्राहिम लोधी वही व्यक्ति है जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। 1526 ईस्वी से पहले हम लोग देखेंगे कि इब्राहिम लोधी क्या किया था। तो इब्राहिम लोधी 1518 ईस्वी में खतौली या घटौली का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ राणा सांगा रहते हैं और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी रहता है, और इब्राहिम लोधी हारता है और राणा सांगा विजय होता है। फिर उसी स्थिति में 1524 ईस्वी का समय आता है, जिस युद्ध को बकरौल के युद्ध के नाम से जानते हैं, वही व्यक्ति रहता है जो इब्राहिम लोधी, और दूसरी तरफ राणा सांगा। इब्राहिम लोधी की विजय होती है और राणा सांगा की हार होती है, और इसी युद्ध के बाद इब्राहिम लोधी घमंडी हो जाता है। क्या हो जाता है, घमंडी। प्रथम अफगान वंश किसको कहते हैं, तो लोधी वंश को। पार्क वंश किसको कहते हैं, तो लोधी वंश को। तो 1524 ईस्वी में बकरौल का युद्ध कौन जीता, इब्राहिम लोधी, राणा सांगा को हराकर।
फिर 1526 ईस्वी का जब समय आया तो बाबर को निमंत्रण दिया। कौन? राणा सांगा थे, आलम खां था, और एक इसका चाचा था, किसका? इब्राहिम लोदी का, दौलत लोदी, दौलत खां, आलम खां, दौलत खां और राणा सांगा, 3 लोग किसको आपको निमंत्रण दिए? बाबर को। बाबर को निमंत्रण किस लिए दिए? कि भारत पर आक्रमण करो। भारत पे आक्रमण किया भी कौन? बाबर। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ। और इसी युद्ध में बाबर पहली बार, भारत में पहली बार, ऐसा नहीं है कि इससे पहले बाबर तोपखाना का प्रयोग नहीं किया था, बिल्कुल किया था। 1519 ईस्वी में भेड़ा के युद्ध में, भेड़ा या भेड़ा के युद्ध में किया था 1519 ईस्वी। तो तोपखाना का भारत में पहली बार प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर किया और बाबर जीता, इब्राहिम लोदी की हार हुई, उसकी मृत्यु हो गई। तो रणभूमि में मारा जाने वाला अंतिम रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है? तो इब्राहिम लोदी है। 1526 ईस्वी में जब तोपखाना का प्रयोग करता है बाबर, तो उसमें 2 तोपखाने थे, एक का नाम दुर्गभेदी और एक का नाम था दुर्गभेदी और एक का नाम था दुर्गभेदी अरबा भारी, अरबा भारी और दुर्गभेदी। तो पहला तोपखाना अरबा भारी, दूसरा दुर्गभेदी। 1526 के बाद बाबर 1527 ईस्वी में यहाँ से मुगलों की स्थापना होती है। तो 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में क्या किया? मुगल वंश की स्थापना कौन किया? बाबर किया। बाबरनामा की रचना कौन किया? बाबर किया। बाबर के बाद हम लोग देखते हैं कि 1526 के बाद बाबर 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है और खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में विजय होता है। इसमें कौन रहता है? तो राणा सांगा रहते हैं और क्या बोलते हैं, बाबर रहता है। बाबर विजय होता है, राणा सांगा हारते हैं। तीसरा जब युद्ध होता है तो उसमें चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर क्या बोलते हैं, विजय होते हैं और मेदिनी राय हारते हैं। 1529 ईस्वी में अफगानों से युद्ध होता है जिसमें बाबर विजय होते हैं और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु। तो अब इसके बाद जब हम लोग इब्राहिम लोदी को पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान के साथ साथ लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था, उसके बाद हम लोग मुगलों को जोड़ेंगे और मुगलों के जोड़ते वक्त बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह, फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के बाद रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, फिर क्या बोलते हैं आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। कहाँ से? दिल्ली से। बहादुर शाह जफर का एक स्टेटमेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, जब भी मैं बहादुर शाह जफर का नाम लेता हूँ ये स्टेटमेंट जरूर बोलता हूँ, इसलिए यहाँ पे भी बोल दे रहा हूँ कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। चार्ल्स टडीसन जब 1857 की क्रांति में गिरफ्तार किया किसको? बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर छिपा हुआ था, तो छिपा हुआ था जिस रूम में ना, उसी रूम में जाकर चार्ल्स टडीसन बोलता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ये जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो जफर पहले से ही शहरबाज रहा है, तो शहरबाज के सामने शहर बोलोगे तो कितना हो डरा रहेगा, लेकिन फिर भी शहर बोल देगा। तो डरा हुआ व्यक्ति था, छिपा हुआ था। तो जब ये बात चार्ल्स टडीसन से सुना तो फिर उसने बोला कि गाजियों में बूह रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति होती है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम लोग कहाँ से देखेंगे? गुलाम वंश से। 1206 से 1526 ईस्वी तक देखेंगे और 5 वंश देखेंगे। कौन कौन? गुलाम वंश, गुलाम वंश को इलबरी वंश कहते हैं। फिर कौन सा देखेंगे? खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, पारक वंश या लोदी वंश, दोनों एक ही नाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दिल्ली सल्तनत को लेकर आएंगे और दिल्ली सल्तनत को पूरा विस्तार से करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या मेंस के लिए क्वेश्चन है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कहाँ पे? नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।